सौरम्या चामी, आर यू एबल टू हियर मी? नहीं यार, किसी का भी अभी तक आया तो नहीं है। मैं बस आशा करता हूं उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ दी हो। यस पीपल, आपको सुनाई दे रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, यार चालू हो गया, चालू हो गया बोल रहे हैं। हाँ उन्होंने डाला है, प्लीज चेक। यार आशा करता हूं कि आप देख सकते हो, सुन सकते हो, या फिर आप मजे लेने के मूड में हो। चालू हो गया यार बट एक भी बालक नहीं बोल रहा है यार, एक भी बच्चा नहीं बोल रहा है कि चालू हो गया, तो कोई तो कारण होगा। एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, यू वर्किंग 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 परफेक्ट। चलिए यारों, आई होप यू आर एबल टू सी एंड हियर कंफर्टेबली। एक बार बस शुरुआत में ग्रुप में मुझे देता हूं थम्स अप, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन बैक। Is it working fine now? So we'll start the session, यारों। Is it working fine now? Is it? Is it? Is it? Someone is typing. I'm hoping. Yes, 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 yes. Saramya कह रहे हैं, I'm really sorry if I'm pronouncing your name wrong. Yes. And चलिए 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 चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन। जहां पर हम लोग थे वहां से हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है यारों? चलिए, सो वेयर वर वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट सेबी एक्ट, कि सेबी एक्ट की स्टार्टिंग की बात करें कि सेबी एक्ट आने की जरूरत क्यों पड़ी थी। उसके लिए हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। बेसिक्स में सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज अ लिस्टेड कंपनी। एकदम आसान सी बात है, कोई भी एक कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड के मतलब में भी हम जाएंगे, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। फिर हम लोग गए व्हाट डू वी मीन बाय एन स्टॉक एक्सचेंज। तो हम लोग ये बात कर चुके थे, स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट अ मार्केट प्लेस। स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट अ मार्केट प्लेस, जहां पर कोई भी व्यक्ति आके अपने सिक्योरिटी को बेच सकता है और कोई भी व्यक्ति आके अपनी सिक्योरिटी को बाय कर सकता है। क्लियर है? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, आशा करता हूं कि आपने सुना होगा वो एग्जांपल, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था लाइक अ ब्रोकर। हम लोग हमारे आसपास रियल एस्टेट ब्रोकर्स देखते हैं। आपको आज घर खरीदना है, यू गो टू अ ब्रोकर के हमें इस टाइप का एक घर खरीदना है। फिर वो ब्रोकर के पास लोग आते हैं जिन्हें घर बेचना है, कि हमें इस प्रकार का एक घर बेचना है। देन दैट ब्रोकर शोज यू द अवेलेबल ऑप्शंस, कि ये सारे ऑप्शंस हैं। आप उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और आप कहते हो कि ये वाला घर मुझे खरीदना है। एंड देन द ट्रांजैक्शन इज एग्जीक्यूटेड एंड ब्रोकर चार्जेस सम ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ यू। बायर से भी वो 1% तकरीबन ब्रोकरेज ले लेगा, सेलर से भी ले लेगा। स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट अ सिमिलर कंसेप्ट। स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट अ सिमिलर कंसेप्ट। वो क्या करता है, यहां पर भी शेयर सिक्योरिटीज को जो सेल करना चाहते हैं और शेयर सिक्योरिटीज को जो बाय करना चाहते हैं, उन लोगों को मिलाने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, दैट इज इन स्टॉक एक्सचेंज। तो आई गेस वी आर वेरी कंफर्टेबल विद व्हाट इज इन स्टॉक एक्सचेंज। अब हम सवाल पे आ चुके हैं, व्हाई सेबी, कि आखिर सेबी एक्ट की जरूरत क्या थी, व्हाई सेबी वाज रिक्वायर्ड, कि सेबी जैसी अथॉरिटी बनाने की जरूरत ही क्या थी। सब मस्ती में कर रहे थे। आज की तारीख में जैसे कि रियल एस्टेट का बिजनेस हो रहा है, तो कितना मस्ती से चल रहा है, क्या जरूरत है एक अथॉरिटी की। जैसे बाकी बिजनेस चल रहे हैं वैसे इसे भी चलने देना था ना। लेकिन 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 आप में से कुछ लोगों ने हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा, नहीं तो सुना जरूर होगा। तो इस प्रकार के स्कैम्स को देखने के बाद एक रियलाइजेशन होता है कि सिक्योरिटीज मार्केट इज वे बिगर
वे बिगर देन एनी अदर बिजनेस, उसको वी कैन नॉट एक्चुअली लेट द डिमांड एंड सप्लाई मियरली फंक्शंस इट। तो सिक्योरिटीज मार्केट में एक बहुत 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 बड़े रेगुलेटर की अथॉरिटी की जरूरत थी, और क्यों, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। सिक्योरिटीज लॉ का एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सिक्योरिटीज लॉ का एक बहुत सिंपल सा रूल होता है दैट वन पर्सन्स गेन इज समवन्स लॉस। सिक्योरिटीज मार्केट में ऑफ कोर्स जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं वहां पर तो ये इमीडिएटली एग्जैक्टली इक्वली प्रूव हो जाता है, वन पर्सन्स प्रॉफिट इज समवन्स लॉस। तो अगर एक व्यक्ति एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट कर रहा है, अगर एक व्यक्ति एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट कर रहा है, मतलब दैट इज ऑन द कॉस्ट ऑफ समवन एल्स। तो सिक्योरिटीज मार्केट में अगर हमें लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ही भयंकर तरीके से प्रॉफिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अगर प्रॉफिट कर रहा है बाय सम इललिजिट मींस, सो इट इज एट द कॉस्ट ऑफ हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ पुअर और मिडिल क्लास पीपल। कि हम जैसे लोग हैं जिन लोगों का पैसा इवेंचुअली कोई व्यक्ति कमा के जा रहा है, सो उसे रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इस कारण से सेबी को लाया गया। सो अंडरस्टैंड व्हाई सेबी। ये जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज का बताया ना, ये स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका था, बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका था। पहले जैसे कि मैं बता रहा था, कुछ इंडिविजुअल्स इस बिजनेस को रन करते थे लाइक देयर प्राइवेट बिजनेसेस। 1956 में एससीआरए आने के बाद, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट आने के बाद में उस पर थोड़ी सी लिमिट लगाई गई, एंड उसके बाद में 1990 तक तो यह हालत हो गई थी कि इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे स्टॉक एक्सचेंज काम करते थे। मतलब उस जमाने में भी करोड़्स एंड करोड़्स के ट्रांजैक्शंस हो रहे थे डेली बेसिस पे। तो इस कारण से एक रेगुलेटर की जरूरत थी कि अगर रेगुलेटर यहां पर नहीं लाया गया तो ये मार्केट जो है ना वो एक्चुअली बहुत ही इललिजिट तरीके से फंक्शन करेगा। एंड इस कारण से 1992 में सेबी एक्ट लाया गया। सेबी के नाम से एक अथॉरिटी 1988 में बन गई थी, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 1992 में एक एक्ट आया, सेबी एक्ट, और उसके बाद से पूरे रेगुलेटेड फॉर्म के अंदर हमने फंक्शन करना शुरू किया। I hope you're understanding. So why SEBI? So the purpose of SEBI was कि जो पूरा illicit market चल रहा है, जिस सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसको रोका जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। And the biggest objective of SEBI Act was to protect the investor. To protect the investor. आप देखेंगे कि अगर हम हर्षद मेहता स्कैम की भी बात करते हैं, तो एट द एंड हु इज एट अ लॉस? हर्षद मेहता स्कैम छोड़ो, आप कोई भी स्कैम देख लो, Who is at a loss? आप अभी का स्कैम देख लो जो थोड़े समय पहले सत्यम का स्कैंडल हुआ था। Who is at a loss? At the end of the day, इन सब स्कैम्स में लॉस में रहती है पब्लिक, जनता। जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉस में रहते हैं, और ये कुछ लोग जो हैं दे मेक अनरीजनेबल प्रॉफिट आउट ऑफ देयर हार्ड अर्न्ड मनी। और उन सबको रोकने के लिए सेबी बनाया गया। सेबी के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन जो मेन, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से सेबी बनाया गया था, दैट वाज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर। उसके अलावा टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सेबी बनाया गया था। मैं अगर आपको थोड़ा सा टाइमलाइन पे लेके चलता हूं और फिर हम लोग फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टाइमलाइन ऐसे ही समझो कि कुछ लोगों ने रैंडमली बिजनेस स्टार्ट कर लिया। दिस इज इवन बिफोर 1956, समझना, प्री 1956 stock exchanges are working privately. प्राइवेटली का मतलब है कि पर्सनल लेवल पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का इतना रेगुलेशन नहीं है, बिजनेस है। जैसे आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति किराने की दुकान खोल के काम कर सकता है, उस प्रकार से 1956 के पहले कोई भी व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज ओपन कर सकता था। 1956 के पहले कोई भी व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज ओपन कर सकता था। ओके, देन आया 1956 का एक्ट, जो आपके सिलेबस से हट चुका है वैसे, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इस एक्ट ने आके रेगुलेट किया कि हर कोई स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट नहीं कर सकता है। अब अगर किसी भी व्यक्ति को स्टॉक एक्सचेंज शुरू करना है तो उसे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, और बहुत सारे रेगुलेशन, लिमिट्स लगाए गए, एंड थोड़ा सा कंट्रोल लाने की कोशिश की गई। तो 1956 के अंदर थोड़ा सा कंट्रोल लाया गया, स्टॉक एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड। स्टॉक एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड। 1956 में स्टॉक एक्सचेंजेस रेगुलेट हुए, लेकिन उसके बाद में धीरे 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 स्टॉक एक्सचेंज का कल्चर बढ़ा। पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग देयर मनी इन स्टॉक एक्सचेंज, और यहां से लेकर 1990 तक, 1956 से लेकर 1990 तक स्टॉक एक्सचेंज बहुत बड़े पैमाने में इंडिया में फेमस हुआ। इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे स्टॉक एक्सचेंज फेमस हुआ। तो यहां पर एंड पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग देयर हार्ड एंड मनी इन स्टॉक एक्सचेंज। उसका एक ट्रेंड आया, एक समय होता है जहां पे कोई भी एक चीज बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे चलती है, तब स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेंड था।
एंड देयर आफ्टर पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग देयर मनी. बहुत पुराने समय की बात है, जैसे कि आज आप जो डीमैट वगैरह की बात करते हैं ना, शेयर्स डीमैट में आ जाते हैं, ये सब तो तब था ही नहीं. तब यू यूज्ड टू इन्वेस्ट एंड यूज्ड टू गेट सम पेपर्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, उस फॉर्म में आप इन्वेस्टमेंट करते थे. बट बहुत पॉपुलर हुआ तो यहां पे स्टॉक एक्सचेंज बिकेम वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर. और 1990 तक ये फील होने लग गया कि सम अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज दीज पीपल आर गोइंग टू टेक अवे ऑल द मनी ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स. एंड एक नीड ऑफ अथॉरिटी आई, 1990 के पहले आ चुकी थी. इस दौरान नीड ऑफ अथॉरिटी, तब तक कोई स्ट्रिक्ट अथॉरिटी नहीं थी. आप वापस अगेन उन स्कैम्स में देखेंगे, स्पेशली हर्षद मेहता स्कैम्स में, तो तब समझ में आ रहा है कोई रेगुलेटर ही नहीं है ढंग से. आरबीआई है बट सेबी के पास, सेबी के नाम पे जो अथॉरिटी, उनके पास कुछ पावर्स ही नहीं है, कुछ पावर्स ही नहीं है. तो यहां पे नीड ऑफ अथॉरिटी था. एंड 1992 में फाइनली सेबी एक्ट पास हुआ और अथॉरिटी हमारे सामने आई. सेबी एक्ट पास हुआ 1992 में. मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सेबी एक्चुअली 1988 में आ चुका था, बट सेबी एक्ट 1992 में आया. अब इसके बारे में और बताता हूं. यहां पर अथॉरिटी आ गई. अब लोगों का विश्वास थोड़ा सा सिक्योरिटीज मार्केट में बनने लग गया. बस 5 मिनट का और बेसिक, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. यहां पर लोगों का इंटरेस्ट आया थोड़ा सा. देन पीपल स्टार्टेड हैविंग सम फेथ इन सिक्योरिटीज मार्केट, बिकॉज अभी तक तो ऐसा हो रहा था ना कि एक बहुत बड़ा वहां पे एक बार लॉस भी हो, क्रैश भी आ चुका था इस बीच हर्षद मेहता के टाइम पे. सो देन पीपल अगेन स्टार्टेड हैविंग सम फेथ कि अब सेबी आ चुका है, अब कुछ नहीं होगा. एंड पीपल स्टार्टेड अगेन इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट. ये 1990s का सेकंड हाफ चल रहा है, 1995 के आसपास. 1995 में भी एक बहुत मेजर चीज हुई थी, यहां पे लिख नहीं रहा हूं. 1995 में सेबी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया. 1992 में सेबी लीगली आ चुका था, बट उसके पावर्स बहुत कम थे. 1995 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेबी को प्लेथरा, मतलब लिमिटलेस पावर्स दिए कि अब आप कंट्रोल करो, अब आपके वॉच पे एक भी फ्रॉड या स्कैम नहीं होना चाहिए. और इस तरह से चला. एंड शेयर मार्केट और आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा. एक चीज सोचना केयरफुली, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में जितना ज्यादा शेयर्स में वोलैटिलिटी रहेगा, जितने ज्यादा शेयर्स में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उतना ज्यादा प्रॉफिट है या उतना कम प्रॉफिट है लोगों का. ये जो स्टॉक एक्सचेंज चला रहे हैं, ये जो ब्रोकर्स हैं, ये लोग क्या चाहेंगे? ये लोग क्या चाहेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज पे वोलैटिलिटी बहुत ज्यादा रहे या फिर वोलैटिलिटी कम रहे, ज्यादा लिक्विडिटी रहे. लोग शेयर्स को ज्यादा बाय सेल बाय सेल बाय सेल करें या फिर कम बाय सेल करें. माय स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक? ये जो ब्रोकर्स हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज चला रहे हैं, ठीक है, what do you think? They wanted people to trade more or trade less, मतलब buy sell buy sell buy sell buy sell, या फिर बस buy करके रख लो. They wanted people to trade more or trade less. Yes people. चलिए आज आपके आंसर के लिए रुक जाते हैं. What do you think? जो बच्चे बाद में लेक्चर देख रहे हैं, जीडीपीडी बुलाता हूं मैं जनरली गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चों को, तो जो जीडीपीडी वाले बच्चे हैं वो घर पे चीखो चिल्लाओ एंड जस्ट टेल मी व्हाट डू यू थिंक. आपके ओपिनियन में वो ब्रोकर्स क्या चाहते होंगे? दैट यार लोग बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहें या फिर नहीं बस बाय करके बैठ जाए या फिर कम ट्रेड करें. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. they always wanted people to do this buy sell buy sell buy sell. They wanted people to trade more and more and more. Why? Just understand, जितनी बार आप बाय करेंगे, जितनी बार आप सेल करेंगे. अक्षिता ने जवाब दिया है, बहुत ही खुशी हुई मुझे, अजीब, बहुत ही खुशी हुई. ठीक है, अरे सौरभ ने भी जवाब दिया, मोर बाय. बिल्कुल सही. जितनी बार आप बाय और सेल करेंगे, उतनी बार उनको ब्रोकरेज मिल रहा है, उतनी बार उनको ब्रोकरेज मिल रहा है. सो अंडरस्टैंड, दे वांट पीपल टू बाय एंड सेल मोर फ्रीक्वेंटली. अरे गवर्नमेंट, सरकार आपको समझाती है दैट डोंट बी अ ट्रेडर, बी एन इन्वेस्टर. There is a difference between being a trader and an investor. Investor is someone जो किसी और source of income से पैसे कमा रहा है, right? So say for example there is a person who's a doctor. तो that doctor is earning money through his profession और उस पैसे को वो थोड़ा थोड़ा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता रहता है. This guy is an investor. But there are people, I've got 50 लाख रुपीस का वेल्थ और मैं शेयर मार्केट में बार बार बाय सेल करता हूं और मैं यहां से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूं. That person is a trader. So I'll suggest you people try and be an investor. Investor वो व्यक्ति जो बहुत आगे जाता है, राइट? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अनलेस आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज बी एन इन्वेस्टर ऑलवेज. सो अंडरस्टैंड, वो चाहता है कि आप बार बार बाय एंड सेल करें. क्यों? जितनी बार बाय और सेल करेंगे उतना आप ब्रोकरेज देंगे उस व्यक्ति को. सो नाउ अंडरस्टैंड, आप बच्चों ने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा ना एक चीज, दैट आप अगर एक शेयर खरीदते थे, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, आपने आज एक फिजिकल शेयर खरीदा, ठीक है, तो मान लीजिए देयर इज अ शेयर ओन्ड बाय आकाश.
आकाश से मैंने, शुभम शुक्लेचा ने शेयर खरीद लिया, आकाश के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट होगा। अब मैं उस शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर डीड के साथ में आरओसी के पास दूंगा, कंपनी को सबमिट करूंगा, देयर आफ्टर द कंपनी इज गोइंग टू इशू फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट टू मी। तो ये पूरा प्रोसेस आपने पढ़ा होगा ना, एंड जिसके अंदर मुझे 60 डेज में देना है, कंपनी 30 डेज के अंदर फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट देगी। इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। सो यार ब्रोकर तो इस बीच दुखी हो रहा है ना, ब्रोकर इस बीच दुखी हो रहा है बिकॉज ये मुझे इतने दिन बाद मिलेगा, अब कहीं जाकर मैं शेयर्स को बेचूंगा। सो ब्रोकर्स वांटेड अ वे आउट कि यार ये इतना समय लग रहा है, ऐसा नहीं, लेट्स मेक इट फास्टर, एंड दैट इज व्हाई आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि यहां पे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा पैमाने पे लोगों में पॉपुलर हो चुका है, बट अब ब्रोकर्स इसके अंदर यहां पे और ज्यादा ट्रेडिंग चाहते हैं। एंड उन्हीं मेजर लेवल को ध्यान में रखते हुए 1996 के अंदर डिपॉजिटरीज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ये सर आप कुछ कहना चाहते हो क्या? कुछ भी नहीं, थैंक यू यार। हाँ, यस वी विल। सो 1996 के अंदर डिपॉजिटरीज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। इस डिपॉजिटरीज एक्ट ने की, मैंने तो आपको एक एम्बिट दिखाया, एक रीजन दिखाया, एक लॉजिक दिखाया क्यों ये प्रेशराइज करके डिपॉजिटरीज एक्ट लाया गया था, और आपको बहुत सारे शेयर मार्केट की रीजन दिखेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग, डेरिवेटिव, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आपको समझिए किसी ना किसी तरह से कहना चाह रही है और ट्रेड करो, एंड जितना आप ट्रेड कर रहे हैं इवेंचुअली ब्रोकर्स आर एट अ विन विन। चलिए कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, 1996 में डिपॉजिटरीज एक्ट आया, और इस डिपॉजिटरीज एक्ट ने ये जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का फंडा था ना, इसको हटा के डीमैट अकाउंट का कंसेप्ट लिया है कि अब आपको शेयर्स का फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं उसी तरह से आपके डीमैट अकाउंट में पैसे होंगे। अरे वाह 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 वाह, हाँ, जैसे बैंक अकाउंट में पैसे हुआ करते हैं उसी तरह से आपके डीमैट अकाउंट में पैसे होने वाले, एकदम मस्ती में। एंड नाउ जिस तरह से डीमैट अकाउंट में शेयर्स होंगे, तो आपने आज शेयर लिए, आप चाहते हो 5 दिन बाद शेयर्स को बेचना, आप 5 दिन में शेयर्स बेच सकते हो, हाँ 5 दिन में शेयर्स बेच सकते हैं। इंडिया में आज की तारीख में सेटलमेंट होता है T+2, मतलब इफ आई बाय शेयर्स ऑन मंडे, आई गेट दोस शेयर्स इन माय डीमैट अकाउंट बाय वेडनेसडे। आर यू अंडरस्टैंड? एंड ब्रोकर्स ने तो खैर उसके पहले भी आपको सेल करना अलाउ कर रखा है, कीपिंग ऑल ऑफ दैट अपार्ट। माय पॉइंट इज जस्ट कि शेयर मार्केट और डेवलप हुआ है, और 1996 के अंदर डिपॉजिटरीज एक्ट आ चुका है, और अब तो शेयर्स का फिजिकल फॉर्म भी नहीं है, पूरा का पूरा डीमैट में हो चुका है। और इसी तरह से इसके बाद तो सिक्योरिटीज मार्केट ने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं दिखा है। सिक्योरिटीज मार्केट हैज ग्रोन एवर सिंस। और अगर हम आज की बात करते हैं ना, 2021 में अगर हम बात करते हैं इस बारे में, तो शेयर मार्केट किस पीक पे पहुंच चुका है। हम लोग देखते हैं शेयर मार्केट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। इवन दोज who didn't used to believe in share market are now believing in share market and they're investing their hard earned money. तब भरोसा वगैरह सब बन चुका है। और ये सब क्यों हुआ? बिकॉज 1992 में एक अथॉरिटी बनाई गई थी जो रेगुलेट कर रही है सिक्योरिटीज मार्केट को, एंड वी हैव दैट फेथ कि भले ही कुछ भी हो जाएगा, सिक्योरिटीज मार्केट में अब हमारे साथ में फ्रॉड होने की, मैं जीरो तो नहीं कह सकता, बट बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी। और जो थोड़े बहुत लूप होल्स थे वो सत्यम स्कैंडल के बाद में सिक्योरिटीज मार्केट ने और स्ट्रिक्ट कर दिया। So the possibility of fraud in securities market is negligible, and this is the history of SEBI. I hope you've understood. चलिए, I hope you understood. आपने क्या करना है, अब ये पेन डाउन कर लीजिए कहीं पे भी। ऊपर के बेसिक्स पेन डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। आई गेस यू अंडरस्टैंडिंग कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे है, लिस्टेड कंपनी क्या आती है, ये सब आपको समझ में आ चुका है। ये सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये पेन डाउन कर लीजिए, सेइंग हिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ये पेन डाउन कर लीजिए विद द हेडिंग हिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। एंड इसके आगे बस एक चीज बना देता हूं, ग्रोइंग एवर सिंस, ग्रोइंग एवर सिंस, राइट। चलिए यार फटाफट से पेन डाउन करेंगे, एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ सेबी एक्ट। फुल स्पीड में पेन डाउन करेंगे यार। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपके पास एक नोटबुक रहती होगी, तो उस नोटबुक में आप ये पेन डाउन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और नोटबुक नहीं है तो आई गेस आपके नोट्स में भी एंड में जगह है, या फिर आप स्टिक नोट्स यूज करते होंगे आई गेस, तो आपकी तरीके से पेन डाउन कर लीजिए हिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल व्हेन यू विल बी टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटीज मार्केट विद एनीवन। मतलब आप समझिए, इट रियली डिपेंड्स। कल को आप अगर इंटरव्यूज में जाते हैं, आप ग्रुप डिस्कशंस में जाते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो यू माइट गेट एनी टॉपिक, सो यू नीड टू हैव अ फेयर आइडिया हाउ सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया हैज ग्रोन। ओके, चलिए, I'll just give you a minute, you pen it down and then we're going to start. एक सिंपल सा रूल है यारो लेक्चर का, तो जितने टॉपिक्स हम लोग साथ में पढ़ने वाले हैं, इस रूल का ध्यान रखिएगा कि
मेरे लेक्चर में जब भी मैं लिख रहा हूं आपने नहीं लिखना है, मेरे लिखने के बाद में मैं आपको समय दूंगा लिखने का, बिकॉज व्हेन आई एम राइटिंग आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन सर्टन थिंग्स, राइट? तो मेरे लिखते समय आपको नहीं लिखना है, मैं आपको अलग से लिखने का समय देता हूं. तो आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट, आप पेन डाउन कर लीजिए एंड देन आई एम टू स्टार्ट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक. यप, ट्रस्ट मी, यू गोइंग टू लव इट, यू गोइंग टू लव इट. मतलब कोई दो राय ही नहीं है दैट यू गोइंग टू, आई एम टेलिंग यू गोइंग टू फॉल इन लव विद द टॉपिक. इतना प्यारा सब्जेक्ट है, इतना प्यारा टॉपिक है. चलिए, VP का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, वेरी पॉपुलर. ओके, व्हेन आई एम राइटिंग आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ राइटिंग एब्रिविएशंस. डू नॉट टेक दैट हैबिट फ्रॉम मी. ओके, कुछ और लो मुझसे, बट एब्रिविएशंस लिखने की आदत मत लो. एक जनरल बात बता रहा हूं, मतलब इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव रिटन माय CA फाइनल्स, लेकिन एग्जामिनर वुड लाइक एनीथिंग यू राइट बट नॉट एब्रिविएशंस. एग्जामिनर्स को कभी भी एब्रिविएशंस पसंद नहीं होते हैं. तो एक हैबिट मत बनाइए, एक हैबिट ही रखिए फुल फॉर्म्स लिखने की. चलिए 30 मोर सेकेंड्स एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट. फटाफट से रैप अप कर लो. चलिए, चलिए बेहतरीन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर इज इन द फर्स्ट चैप्टर विथ मी, सेबी एक्ट. यार एकदम मस्ती से बैठना, एकदम. नाउ जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स. नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यूसली स्पीक फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स एंड देन आपसे बात करूंगा कुछ, ठीक है? 100% फोकस यहां पे. हम बात कर रहे हैं सेबी एक्ट की. चलिए, फोकस हियर. SEBI Act 1992. Okay, so this is the regulation, this is the act which we have to read. इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले कि SEBI Act 1992 के बारे में क्या है. तो SEBI Act 1992, सबसे पहली चीज क्या, it came into force in 1992 as it is saying. डेट लिख देते हैं 30th of January 1992. ठीक है, तो ये कब आया? ये आया था 30th of January 1992. एकदम मस्ती में, जस्ट बी विथ मी. ओके, आई हैव अ पैटर्न ऑफ टीचिंग, तो आपको 1-2-3 लेक्चर्स लगेंगे, देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट. ठीक है, जस्ट हैव पेशेंस फॉर वाइल. SEBI Act 1992 30th Jan 1992 को आया था. ठीक है, इट इज एप्लीकेबल ऑन द एंटायर इंडिया, होल ऑफ इंडिया, अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. तो एक्ट को पढ़ने के पहले उसके बारे में उसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं यारो. ठीक है, तो SEBI Act कब आया था? 30th January 1992 को आया था. इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. ठीक है, किस उद्देश्य से ये एक्ट आया? तो मैंने आपको एक आइडिया जरूर दिया है, बट फिर भी व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस एक्ट? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? देयर वर 3 ऑब्जेक्टिव्स. समझना बहुत अच्छे से. देयर वर 3 ऑब्जेक्टिव्स जिसको हम प्यार से कहते हैं PPR. मैं उसको प्यार से PPR कहता हूं, PPR. प्यार से मैं कहता हूं उसको PPR. क्या 3 ऑब्जेक्टिव्स थे? पहला ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट, तीसरा ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट. फोकस करना बहुत आराम से. ओके, जस्ट हैव पेशेंस फॉर 15 मिनट्स. So the objective is
थ्री फोल्ड, टू प्रोटेक्ट, टू प्रमोट एंड टू रेगुलेट. टू प्रोटेक्ट whom? किसको प्रोटेक्ट करेंगे? हमने पहले भी देखा, वी हैव टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर. टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, तो सेबी एक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर. ओके, थम्स अप. टू प्रमोट व्हाट? टू रेगुलेट व्हाट? टू प्रमोट सिक्योरिटीज मार्केट. To promote securities market and to regulate what? Securities market. Okay, easy. So SEBI Act 30th January 1992 को आया था. It applies to the whole of the country, whole of India, and its objective is PPR, to protect, to promote and to regulate. ठीक है. SEBI Act का आने की एक और जरूरत थी, समझना ध्यान से. क्या जरूरत थी SEBI Act के आने की? ये आया था टू कंसोलिडेट ऑल द लॉस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट एट वन प्लेस. समझना, 1992 के पहले क्या था कि सिक्योरिटीज मार्केट के से रिलेटेड बहुत सारे लॉस तो थे, लेकिन वो सारे लॉस बिखरे हुए थे. मतलब अलग अलग रेगुलेशन, अलग अलग एक्ट में थोड़ा 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 पार्ट दिया हुआ था, कोई एक जगह कंसोलिडेटेड नहीं था. सो 1992 के सेबी एक्ट ने क्या किया, उसको सब जगह से जो रेलेवेंट पोर्शन उसको कंसोलिडेट करके स्ट्रक्चर करके प्रेजेंट किया. तो इसका एक और ऑब्जेक्टिव था सेबी एक्ट 1992 का कि सारे जो भिन्न भिन्न एक्ट्स के अंदर बिखरे हुए प्रोविजंस है उसको कंसोलिडेट कर देना. सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी एक्ट. ठीक है, चलो सेबी एक्ट के बारे में थोड़ा सा जाना. सिंपल, एकदम आराम से, एकदम कंफर्टेबल लग रहा है. इट्स टू इजी, राइट? वंस यू गेट कंफर्टेबल देन वी गोइंग टू स्टार्ट. एकदम मस्ती में रहो, ठीक है ना? तो यहां पे आप समझो आपका चैप्टर अब स्टार्ट हो चुका है. सेबी एक्ट 30th January 1992 applies to whole of India. Objective is PPR, to protect whom? Investor. To promote and regulate what? To promote securities market and to regulate securities market. Super easy. Then there is another purpose कि जो जो एक्ट थे, जो प्रोविजंस थे, वो बिखरे हुए थे, तो उसको एक जगह पे कंसोलिडेट कर देना. वे सुपर इजी अप टिल हियर आल्सो. सेबी एक्ट ने एक अथॉरिटी को जन्म दिया था जिसको हम सेबी कहते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी एक्ट ने एक अथॉरिटी को जन्म दिया, दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं एकदम आराम से. सेबी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. सेबी वाज एक्चुअली दिस बॉडी, दिस इज द बॉडी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी, दिस वाज एक्चुअली established in 1988. जैसे कि मैं आपको बातों ही बातों में बता रहा था कि सेबी एक्ट 1992 में आया, बट गवर्नमेंट ने एक अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 1988 में इमीडिएट इफेक्ट से सेबी को बना दिया था. सेबी 1988 में बन चुका था, बट उसके पास अपना एक्ट नहीं था. तो गवर्नमेंट ने अपनी पावर से सेबी को 1988 में क्रिएट कर दिया, बट दिस वाज एन इंटरिम क्रिएशन. फॉर द टाइमिंग, टेम्पररी तरीके से क्रिएट किया था कि हम बहुत जल्द आपका एक्ट लाएंगे. तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988, बट इट गॉट इट्स लीगल मैंडेट, जिसे कहते हैं ना लीगल मैंडेट. तो इट गॉट इट्स लीगल मैंडेट इन 1992. आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी सरप्राइज होने की बात है, बिकॉज सेबी एक्ट इन 1992 का है, तो इसका एक्चुअल जो एस्टैब्लिशमेंट क्रिएशन कह सकते हो 1992 का. एंड जैसे कि बातों बता रहा था, इट बिकेम वे मोर पावरफुल. इसको बहुत सारी पावर्स मिली थी इन 1995. तो वो एक और ईयर है जो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. एंड इट गॉट वेरियस स्टैट्यूटरी पावर्स इन 1995. तो सेबी के लिए, इस बोर्ड के लिए, अब हम सेबी एक्ट की बात नहीं कर रहे, हम उस अथॉरिटी की बात करें, सेबी. आप अगर मुंबई में जाओगे, मुंबई में सेबी का ऑफिस है. सेबी इज एक्चुअली अ बॉडी. सेबी की बात कर रहे हैं, तो सेबी के लिए 3 ईयर काफी इंपॉर्टेंट है. 1988 में उनका एक्चुअल क्रिएशन हुआ, बट वो इंटरिम था, तब तक उनका खुद का एक्ट नहीं था. 1992 में उनका एक्ट आया, सेबी एक्ट 1992, एंड 1995 के अंदर, 1995 में दे गॉट वेरियस स्टैट्यूटरी पावर्स एंड दे वर रियली पावरफुल. ठीक है, ये हो गई सेबी के बारे में एक छोटी सी बात.
एक बहुत खास वर्ड है जो सेबी के साथ स्टार्ट किया था। कहीं पे भी जाओ, आप सेबी की वेबसाइट पे जाओगे, जो पहला वर्ड मिलेगा दैट इज सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। नाउ आई डोंट थिंक कि क्लास में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इस वर्ड से अपरिचित है। बॉडी कॉर्पोरेट आपको बहुत अच्छे से पता है। जैसे ही बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड आता है आपके दिमाग में क्या आ जाता है? बॉडी कॉर्पोरेट लिखो फटाफट से, परपेचुअल सक्सेशन। बॉडी कॉर्पोरेट, इसके पास होगा एक कॉमन सील। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब इसके पास में होगा पावर टू स्यू एंड बी स्यूड, पावर टू ओन, ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, पावर टू ओन, ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल और इवन मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर दैट मैटर, एनी प्रॉपर्टी। मतलब इट कैन स्यू और बी स्यूड। बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, ये सारी चीजें दिमाग में आ जाती है। सो सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सेबी का अपना एक सेपरेट अस्तित्व है, तो सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ओके चलो, तो सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं ये सारी चीजें, मतलब ऐसा है कि ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, अब ये भी अभी तक बहुत आसान चल रहा है, कोई बड़ी बात तो मैंने पढ़ाई नहीं अभी तक। आई थिंक इट्स वेरी इजी। अब आती है खास बात, सुनना मेरी बात को बहुत केयरफुली। अब जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा खास है। अब मैं बात कर रहा हूं सेबी के बोर्ड के बारे में। सर सेबी के बोर्ड के बारे में मतलब अंडरस्टैंड, वैसे तो सेबी एक अथॉरिटी है, बट यू कैन इवन लुक एट इट एज अ कंपनी। जैसे कि हम नॉर्मल कंपनी देखते हैं, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसी तरह से सेबी एक अथॉरिटी है, बट सेबी दिस इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, राइट? सेबी कैन ओन प्रॉपर्टीज, सेबी कैन स्यू समवन, सेबी कैन बी स्यूड, सो इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, राइट? सो बॉडी कॉर्पोरेट को फंक्शन करने के लिए कोई तो चाहिए ना। जैसे एक नॉर्मल कंपनी को फंक्शन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए, वैसे ही बॉडी कॉर्पोरेट को भी फंक्शन करने के लिए बोर्ड चाहिए। सो नाउ आई एम गेटिंग डिटेल इनटू द बोर्ड्स। आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड राइट नाउ, फोकस हियर वेरी केयरफुली। ठीक है, एकदम इजी चल रहा है अभी तक। सेबी एक्ट आया था 30 जनवरी 1992 को आया था, अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। उसका ऑब्जेक्टिव है पीपीआर, वेरी गुड, एंड कंसोलिडेट करने के लिए आया था, इजी। फिर हम बात करें सेबी एक्ट से जो अथॉरिटी बनी, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी के बारे में बात की कि सेबी 1988, 1992, 1995, वेरी इजी। एक्चुअली established in 1988, thereafter it got its own act in 1992, and 1995 में it got various statutory powers. We're all sorted up till here. चलो, और सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा फोकस करो। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड, कि आखिर सेबी में कौन कौन लोग हैं। सेबी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ व्होल। आज अगर आप बॉम्बे जाओगे, मैं देखना चाहता हूं सेबी को, तो आप सेबी को किस प्रकार से देख सकते हो? सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब वो इंटेंजिबल है, लेकिन सेबी का एक बोर्ड है जो पूरा सेबी को चलाते हैं। आखिर कौन चला रहा है सेबी को? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अब हम बात कर रहे हैं सेबी के बोर्ड के बारे में, 100% फोकस हियर। सेबी के बोर्ड के अंदर अगर मैं देखता हूं तो मुझे सबसे पहले दिखता है एक बेटर सर्कल बना सकता हूं मैं, चेयरमैन। सो सेबी के अंदर देयर इज अ चेयरमैन। ओके, सुनना मेरे साथ बहुत केयरफुली। सो देयर इज वन चेयरमैन, तो सेबी के अंदर देयर हैज टू बी अ चेयरमैन, वेरी गुड। Then there has to be 2 members, 2 members होने चाहिए who are nominated by central government, who are officials of central government. आपको आपके मॉड्यूल में लैंग्वेज मिलेगी officials of union, ठीक है? तो सेम हो गया ना, officials of central government। फोकस करना अच्छे से। They are officials of central government। तो एक चेयरमैन होता है, देन सेबी के अंदर 2 ऑफिशियल्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ओके, then there is one official of RBI, एक RBI का ऑफिशियल होगा, and then there are AG 1, AG 2, AG 3, AG 4 and AG 5 other members. Then there are 5 other members. Focus 100% यहां पे भी। Then there are 5 others members. तो बोर्ड है, बोर्ड में क्या है? एक चेयरमैन है, 2 ऑफिशियल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, एक ऑफिशियल है आरबीआई का, एंड 5 अदर मेंबर्स। ओके, इन 5 में से 3 हैव टू बी होल टाइम मेंबर्स। 5 अदर्स मेंबर्स, आउट ऑफ विच 3 हैव टू बी होल टाइम मेंबर्स। ओके ओके सर, कोई ऐसी डिफिकल्ट बात तो लग नहीं रही है, बहुत आसान लग रहा है कि इस सेबी के अंदर बोर्ड में कौन कौन है, कौन कौन। आज अगर आप गूगल करोगे सेबी,
तो सेबी की वेबसाइट पे जाओगे तो कौन कौन चला रहा है, तो मिस्टर अजय, सो फार एज आई रिमेंबर, दैट पर्सन इज द चेयरमैन राइट नाउ। तो ऐसे पूरा एक बॉडी है जो सेबी को चला रहे हैं, तो वो कौन है, दैट इज दिस चेयरमैन, 2 officials of central government, 1 officials of RBI, 1 official of RBI and 5 other members, out of which 3 have to be whole time members। बहुत आसान, अभी तक भी एकदम आराम से, फोकस है, ठीक है सर। अब एक बहुत बारीक सी बात बता रहा हूं, जनरली स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर जाते हैं, मेरी बात को केयरफुली समझना। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स, टू इमेजिन हाउ सेबी फंक्शंस, एंड सेकेंडली एग्जामिनर का भी एक फेवरेट पार्ट है, तो वेरी केयरफुली रहना। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं ना, सही वक्त पे मैं पूरे नोट्स के एक एक वर्ड को रीड करने वाला हूं, आपके नोट्स के एक एक वर्ड को भी मैं रीड करने वाला हूं, लेकिन उसके पहले लेट्स हैव अ नाइस स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर, ठीक है, जिससे कि वो मोनोटोनस नहीं लगेगा आपको। ओके, सो देन ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है, केयरफुली समझना। चेयरमैन, मैं क्या लिख रहा हूं, उन वर्ड्स को मैं बहुत केयरफुली यूज कर रहा हूं। चेयरमैन इज appointed by central government. These 5 other members, they are appointed by central government. Cool? Now understand very carefully. Official of central government, they are nominated by central government, and the official of RBI is नॉमिनेटेड बाय आरबीआई, ठीक है। ये अभी समझना अच्छे से, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट ये चीज को समझना। जो चेयरमैन है, द पर्सन इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द 5 अदर मेंबर्स एट द एंड आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये जो 2 लोग हैं, दे आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वो लोग हैं जो कंपनीज एक्ट वगैरह का काम करते हैं ऑलरेडी, तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, जाओ तुम काम करो, और आरबीआई एक व्यक्ति को नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो ये वर्ड को बहुत केयरफुली चूज कर रहा हूं मैं भी, और एक्ट नहीं बहुत केयरफुली यूज किया है, दैट व्हेन इट कम्स टू द चेयरपर्सन and the 5 other members, chairperson, the 5 other members, the word uses appointed by central government, whereas for the 2 officials of central government and 1 official of RBI, the word uses nominated by central government and nominated by RBI। इसका रेलेवेंस बाद में आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। नॉर्मली जनता इसको बड़ा कैजुअली पढ़ के आगे बढ़ जाती है, पर यहां पे बहुत बड़ा रेलेवेंस है जो बाद में आएगा। चलो सिंपल, ठीक है, ये हो गया अपॉइंटेड बाय। सर, हम जानना चाहते हैं कि अगर हम बनना चाहते हैं चेयरमैन ऑफ सेबी, तो क्या हम बन सकते हैं क्या? तो पहली चीज तो मैंने आपको बताई अभी तक, अपॉइंटमेंट। नाउ नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिफिकेशन। कि आखिर क्या क्वालिफिकेशन है अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है चेयरमैन या ऑफिशियल, इनमें से कोई भी चेयरमैन या मेंबर अगर बनना चाहता है। ये सब मेंबर्स ही हैं, ये सब मेंबर्स ही। तो अगर कोई भी चेयरमैन या मेंबर बनना चाहता है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, बहुत केयरफुली समझना। क्वालिफिकेशन में लिखता है, शायर यहां पे लिखता है, दैट द पर्सन शुड बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। एकदम आराम से, पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। आपकी भाषा में एक ऐसा व्यक्ति जिसकी गरिमा, महिमा अखंड हो, ठीक है। तो पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, इसको याद रखने के लिए दिमाग में एक मेमोरी टेक्निक बना सकते हो। वो व्यक्ति आईएएस होना चाहिए। आईएएस मतलब एक्चुअल सिविल सर्विसेज में मत चले जाना, मेमोरी टेक्निक है आईएएस, एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। और ये आपकी जगह जगह काम आएगा, इस कंपनी लॉ कहीं ना कहीं पे आता रहता है। That a person should be a person of ability, integrity and standing. So IAS memory technique दिमाग में clear, ठीक है। So the person should be a person of ability, integrity and standing. साथ में, इसके साथ में, the person must have shown problem solving skills, problem solving capacity in securities market. तो एक ऐसा व्यक्ति
जिसने प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी शो की सिक्योरिटीज मार्केट में, उस व्यक्ति को आप मेंबर या चेयरमैन बना सकते हो। तो मैं क्वालिफिकेशन बता रहा हूं जनरल, मेंबर और चेयरमैन सबकी, उस व्यक्ति को मेंबर और चेयरमैन बना सकते हो। अ पर्सन हु इज अ पर्सन ऑफ ability, integrity and standing as well as the person who has shown problem solving skills in securities market. Okay? मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ कि सब लोग मेरे साथ है ना, कोई गायब तो नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया, सब लोग मेरे साथ में, ठीक है ना। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी बीच बीच में हाँ ना बोलते रहोगे ना तो बहुत हिम्मत बढ़ेगी, कवि की बहुत ही हिम्मत बढ़ेगी। तो गधों इधर आओ। ये सुनो, मैं गधों बहुत कैजुअली बोलता हूँ, कोई दिल पे नहीं लेना, ठीक है ना। तो मेरे मुंह से निकल ही जाता है, ठीक है ना। वो क्या, मैं फेस टू फेस बैच में इतना पढ़ाया हूं ना, और मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी है कि मेरे मुंह से पहली चीज गधे ही निकलता है। तो प्लीज टेक इट कैजुअली, किसी को बुरा लगता है तो मैं कान पकड़ के माफी चाहता हूं आपसे, ठीक है। इधर आ जाओ। सो पर्सन हु हैज शोन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैपेसिटी इन सिक्योरिटीज मार्केट। अरे बहुत ही बढ़िया, एक बालिका ने भेजा है यस सर, बहुत ही बढ़िया। या फिर और एक और ऑप्शन दिया ना कि मान लीजिए मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं शो किए, मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आई नहीं कभी, तो मुझे क्या कभी मेंबर या चेयरमैन बनाएंगे ही नहीं क्या? नहीं, एक और ऑप्शन है, या फिर और a person having special knowledge or experience, having special knowledge or experience, having special knowledge or experience in, अब आपको पता है, आपने इतने सारे लॉ देखे हैं कि स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन बोल के वो लोग जो मन में लिख देते हैं, इन, फिर यहां पे पूरा लिमिटलेस आ जाएगा आपका, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इस तरह के बहुत सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं। तो अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैनेजमेंट और एनी अदर डिसिप्लिन भी लिखा है, और एनी अदर डिसिप्लिन। तो कोई भी एक ऐसा एरिया है जिसका उसको बहुत ही डिटेल नॉलेज और एक्सपीरियंस है, तो ऐसे व्यक्ति को भी आप चेयरमैन या मेंबर बना सकते हैं। तो चेयरमैन और मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन इज अ पर्सन शुड बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, ISAS होना चाहिए। अ पर्सन शुड बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। इसको सिविल सर्विस वाले IAS से रिलेट मत करिएगा, ठीक है, जनता चप्पल से मारेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, IAS इज अ मेमोरी टेक्निक फॉर यू। सो पर्सन शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एबिलिटी एंड स्टैंडिंग, हु हैज either shown problem solving skills in securities market, or the person is having special knowledge and experience in what, in accountancy, economics, finance and similar other disciplines। इनमें से किसी में भी उसके पास एक्सपर्ट नॉलेज है तो चलेगा। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन। चलो, बहुत अच्छी बात है। सर टेन्योर बताओगे क्या? क्या अगर मान लो आज मैं किसी तरह से चेयरमैन बन गया तो मेरा टेन्योर क्या होगा? मैं अगर मेंबर बन गया तो मेरा टेन्योर क्या होगा? पहले मेंबर और चेयरमैन का टेन्योर अलग हुआ करता था, बट कुछ समय पहले, उस बात को भी 2-2.5 साल हो गए, अमेंडमेंट लाके इनका टेन्योर सेम कर दिया गया, ठीक है। व्हाट इज द टेन्योर? द टर्म इज 5 years। तो अगर आज आप अपॉइंट हुए तो योर टेन्योर इज गोइंग टू बी 5 years, ठीक है। बट यहां पे एक और चीज है, मैक्सिमम एज का रेस्ट्रिक्शन है। मैक्सिमम एज इज 65, ठीक है। सो द टर्म इज 5 years एंड ऑफ कोर्स अ पर्सन इज एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड, एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड। कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति आज मेंबर है, 5 साल हो गए, तो 5 साल के बाद भी वापस मेंबर बन सकता है। तो पर्सन इज एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड, बट देयर इज अ मैक्सिमम एज। अगर एक व्यक्ति की मैक्सिमम एज टच हो गई, 65 years की मैक्सिमम एज टच हो गई, तो देयर आफ्टर ही कैन नॉट कंटिन्यू टू बी अ मेंबर। तो मान लीजिए आज मेरी एज थी 63 और मुझे बना दिया गया मेंबर, तो मैं 2 साल के लिए काम करूंगा, क्योंकि 65 से ज्यादा मैं काम नहीं कर सकता। आज मेरी एज थी 60, मुझे बना दिया गया मेंबर और चेयरमैन, मैं 5 साल तक काम करूंगा, बट फिर मैं रीअपॉइंट नहीं हो पाऊंगा। सर बट अभी तो आपने बोला एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड। अरे बट इन सबसे ओवरराइडिंग चल रहा है, सबसे ऊपर चल रहा है द मैक्सिमम एज हैज टू बी 65, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो अगर मेरा एज 55 है और मेरे को आज अपॉइंट किया, तो मैं 5 साल के लिए काम करूंगा, आई एम एलिजिबल टू बी रीअपॉइंट फॉर अनदर टेन्योर, मैं 5 साल और काम कर सकता हूं। बट देयर आफ्टर वंस आई अटेन द एज ऑफ 65, देयर आफ्टर आई कैन नॉट बी अपॉइंटेड। बहुत आसान, बहुत आसान। क्लियर है यहां पे हम लोग? ठीक है। चलो, ये कुछ जनरल बात हो गई अबाउट द मेंबर्स। सो आई गेस इट्स प्रीटी कंफर्टेबल, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलो, ये बोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि सेबी के अंदर जो बोर्ड है, अभी तक हम कहां तक पहुंच चुके हैं डिस्कशन में। एकदम मस्ती से बने रहना, मैं आपको समय दूंगा, बिल्कुल समय दूंगा, मुझे बोलने दो। बहुत दिनों से मैं घर बैठा था, मुझे बोलने दो। सेबी एक्ट की बात करें, सेबी एक्ट 1992 से हमने शुरुआत की। सेबी एक्ट 1992 के बारे में हमने कुछ देखा कि वो 30 जून जनवरी 1992 पे आया। देयर आफ्टर इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। देयर आफ्टर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? PPR,
टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, टू प्रमोट एंड रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट। वंडरफुल। उसके बाद में हमने देखा, अगर आगे जाकर देखते हैं कि एक और चीज हुई थी जिसके कारण ये एक्ट लाया गया, टू कंसोलिडेट। तो अलग अलग भिन्न भिन्न एक्ट में प्रोविजंस थे, तो उसको कंसोलिडेट करके सेबी एक्ट में लाया गया। उसके बाद हम देखते हैं सेबी के बारे में कुछ। अब सेबी एक्ट से सेबी पे आए, अथॉरिटी कौन है सेबी? तीन इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, 1988, 1992 एंड 1995। 1988, 1992 and 1995. It was established in 1988. It got its legal mandate act कब आया? 1992 and lastly 1995 में it got various more statutory powers. उसके बाद में हमारे इसके बोर्ड पे कि सेबी का बोर्ड है ना, उसमें कौन कौन है बता दो हमें। तो उसमें आता है एक चेयरमैन एंड वेरियस मेंबर्स। तो वन चेयरमैन, thereafter two officials of central government, one official of RBI and 5 other members, out of whom 3 has to be whole time members. Wonderful. Chairman appointed by central government, 5 other members appointed by central government, 2 officials nominated by central government and 1 official nominated by RBI. बहुत आसान। फिर हमने देखा कि यार इनका क्वालिफिकेशन क्या है। इनमें से कुछ भी अगर आपको बनना है, यू शुड बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, IAS होने चाहिए, एंड यू मस्ट हैव शोन सम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन सिक्योरिटीज मार्केट, और यू हैव स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द रिक्वेस्टेड डिसिप्लिन्स। बहुत आसान। सर टेन्योर कितना होगा? अजी एक बार आप सेबी पे आ गए, 5 साल के लिए काम करो। सेबी पे आना मतलब आप वापस बैकग्राउंड में आओ, क्या है ये अथॉरिटी है जो इंश्योर करेगी कि शेयर मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में कुछ गलत ना हो। तो एक बार इस अथॉरिटी के वहां पर आप आ चुके हो, तो आप कम से कम तो ऐसा कुछ नहीं, आप निकाले भी जा सकते हो, लेकिन 5 साल के लिए काम करेंगे। यू आर एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड बट ओनली अप टिल यू अटेन द एज ऑफ 65। चलो फोकस करना अच्छे से। सर इस बोर्ड से क्या कभी किसी को निकाला भी जा सकता है? ये तो हम बोर्ड का कॉम्पोजिशन देख रहे थे ना अभी यहाँ पे, ये तो हमने यहाँ पे बोर्ड का काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन देखा। क्या इस बोर्ड से किसी को निकाला भी जा सकता है? जी हां, समझना अच्छे से। ये जो हमने पूरा बात किया ना, ये बोर्ड पे चेयरमैन, मेंबर एक्सेट्रा, यहां पे 3 चीजें हो सकती है, समझना। अगर बोर्ड से किसी को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं क्या? अगर किसी को रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं क्या? हां, लेकिन बहुत अजीब सी आवाज आएगी। सर क्या आवाज आएगी? मैं बताता हूं आपको। आवाज आएगी आई ऊ ओ ए, आई ऊ ओ ए, आई ऊ ओ ए, आई ऊ ओ ए। अगर आप आई ऊ ओ ए करोगे, सो देयर आफ्टर यू कैन बी रिमूव। सर क्या बता रहे हो? एकदम से टेक इट इजी। व्हाट इज दिस? दिस इज सिंपली कि 4 कारणों से आपको रिमूव किया जा सकता है। द फर्स्ट थिंग इज आई, इफ एट ऑल यू बीन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। यू, इफ एट ऑल यू आर अ पर्सन, यू हैव बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ओ, if at all you have committed an offense involving moral turpitude, and last if at all आपने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया, you have abused your position। इन 4 केसेस के अंदर आपको निकाला जा सकता है। इन 4 केसेस में आपको निकाला जा सकता है। जस्ट टेक इट इजी, I'll tell you what at the end of the day it's a little dry subject, right? So it's just कि कुछ बालक हो सकते हैं आप में से जिनको बहुत कंफर्टेबली ये सब याद रह जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव सर तीनों याद रह जाएंगे, आपको पीपीआर बोलने की आवश्यकता नहीं है। सर हमें याद रहेगा एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, आपको आईएएस बोलने की आवश्यकता नहीं है। या फिर हो सकता है किसी को ये चारों कंफर्टेबली याद भी हो जाए। बट जहां तक मैंने मास देखा है, मास समझते हैं, मेजॉरिटी देखी है, तो बच्चे के इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं तो जनरली कंसेप्ट दिमाग में रह जाता है, बट ये कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं। तो इस कारण से थोड़ा सा वहां पे स्ट्रेस दूंगा मैं, दैट यू आर वेरी कंफर्टेबली अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज एबल टू राइट इट इन द एग्जामिनेशन। ओके, चलो। सो रिमूव करने की 4 चीजें हैं। आई ऊ ओ ए, आई ऊ ओ ए, आई ऊ ओ ए, बोलो आई ऊ ओ ए, घर पे चीको चिल्लाओ आई ऊ ओ ए। तो आई ऊ ओ ए के ग्राउंड पे आप रिमूव हो सकते हैं। ये हम नोट्स में ऑफ कोर्स डिटेल में देखने वाले यारों, कोई मुझे इस तरह से मत देखो, डोंट जज मी, ओके। इफ एट ऑल इंसॉल्वेंट हो चुके हो आप, या फिर यू बोले तो अनसाउंड माइंड, ओ बोले तो ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, एंड ए बोले तो अगर आपने अपनी पोजीशन का अब्यूज किया है, तो इन सर्कमस्टांसेस में यू कैन बी रिमूव्ड। सर अगर किसी ने इन चारों में से कुछ नहीं किया है तो क्या उसे भी रिमूव किया जा सकता है? कैन अ पर्सन बी रिमूव्ड अदरवाइज? यस, अदरवाइज ऑल्सो पर्सन कैन बी रिमूव्ड, लेकिन उसके लिए आपने उसको 3 मंथ का नोटिस देना होगा या फिर 3 मंथ की सैलरी देनी होगी। या तो उसको 3 महीने का नोटिस दे दो कि बेटा जी हम आपको निकालना चाहते हैं, 3 महीने बाद आप छोड़ दीजिएगा। आपको निकाला चाहता है, 3 महीने तक वो काम करेगा फिर छोड़ेगा। या फिर आप बोल दो कि अभी के भी चले जाओ, 3 महीने की आपको सैलरी वगैरह सारे बेनिफिट्स दे दिए जाएंगे। सो 3 मंथ्स नोटिस और सैलरी हैज टू बी गिवन अगर आप अदरवाइज निकाल रहे हो तो। अगर इन कारणों से निकाल रहे हो तो 3 महीने की कुछ देने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली निकाल सकते हो। ठीक है। एंड तीसरी चीज ऑफ कोर्स, द बोर्ड, एनी मेंबर, एनी चेयरमैन और एनी मेंबर कैन ऑल्सो रिजाइन।
वो व्यक्ति रिजाइन भी कर सकता है। कोई व्यक्ति रिजाइन करना चाहे तो रिजाइन भी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति रिजाइन करना चाहता है तो अगेन 3 मंथ का रूल आता है कि उस व्यक्ति को 3 महीने का नोटिस देना होगा। तो कोई व्यक्ति अगर रिजाइन भी करना चाहता है द पर्सन हैज टू गिव अ नोटिस ऑफ 3 मंथ्स। क्लियर यार? यहां तक अगर आप मेरे साथ हैं। अक्षता कह रही है सब कुछ सही है बट स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर है। अक्षता माफी चाहूंगा, है ना? एंड स्क्रीन नॉर्मल दिख रही है आपको? यहां पे एक बार देखो ना, यहां पे नॉर्मल दिख रही है? चलो आज बेयर कर लो मेरे साथ, है ना? एंड देन आई लास्ट समन कि अगर कुछ परेशानी तो उसको क्योर कर दे। ओके चलिए, एक छोटी सी बात और बता दूंगा, एक छोटी सी बात और बता दूंगा। एक और बात सुन लोगे क्या? बस उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक छोटी सी बात और बता दूं। चलिए एक छोटी सी बात और बता देता हूं, समझना अच्छे से। ये बोर्ड के पास, ये जो बोर्ड है ना, इसका ड्यूटी क्या है, पर्पस क्या है कि जो भी सेबी के मैटर्स हैं वो सभी बोर्ड डिसीजन लेगा ना। एक कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं, एक कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी क्या होती है कि कंपनी के जो भी मैटर्स हैं वो संभालें। तो उसी तरह से बोर्ड की, जो बोर्ड है ना, ये जो हमारा चेयरमैन और मेंबर ये सब मिलकर जो सेबी चलाने वाले हैं, इनकी ड्यूटी क्या है? दे हैव अ बेसिक ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ ऑल द मैटर्स व्हिच हैव टू बी टेकन केयर ऑफ बाय सेबी। बिल्कुल सही है। सो दे हैव अ ड्यूटी टू डिसाइड ऑन ऑल द मैटर्स। दे हैव अ ड्यूटी to decide on all the matters. They have a duty to decide on all the matters. ये बोर्ड के पास एक ड्यूटी है that they'll be deciding on all the matters. सर मैटर्स कौन से? जो भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेबी के जो जो पावर्स हैं, सेबी को जो जो काम करना होता है, they have a duty. बट यहां पे एक चीज का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। सुनना मेरी बात को बहुत केयरफुली, एकदम कान खड़े कर लो। सुनो यहां पे, they have a duty to decide on all the matters. तो ये बोर्ड के सामने जो भी मैटर आएगा उस पर बोर्ड डिसीजन लेगा। बोर्ड के सामने जो भी मैटर आएगा उस पर बोर्ड डिसीजन लेगा। बट यहां पे एक बहुत खास बात है। आपने कंपनीज एक्ट का सेक्शन 184 पढ़ा है क्या? कंपनीज एक्ट का 184 पढ़ा है क्या? पढ़ लिया है क्या या फिर पढ़ने वाले हो? पढ़ लिया है क्या या फिर पढ़ने वाले हो? 184 एक बात बोलता है बहुत प्यारी सी कि अगर कंपनी की मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में कोई भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो वो डायरेक्टर उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वोट नहीं करेगा और डिस्क्लोज भी कर देगा कि मैं इंटरेस्टेड हूं। सही बात है। सिमिलर चीज यहां पे की गई है। कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि ये बोर्ड के जो सेबी के बोर्ड के मेंबर्स है ना, ये मेंबर किसी कंपनी के डायरेक्टर भी हो, बिल्कुल अलाउड है। पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं ना, तो दीज पीपल कुड बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड दीज पीपल कुड बी अ मेंबर ऑफ सेबी। अब हो सकता है ना कभी इनके सामने कुछ मैटर आ गया, आय हाय हाय हाय, जिससे उनकी कंपनी जिसके वो डायरेक्टर है उस पे इंपैक्ट आ रहा है। सो डोंट यू थिंक थोड़ा सा बायसनेस आ जाएगा? डोंट यू थिंक थोड़ा सा बायसनेस आ जाएगा? बस उसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रोविजन है तेरे। वैसे दे हैव द ड्यूटी टू डिसाइड ऑन ऑल द मैटर्स, दे हैव अ ड्यूटी टू डिसाइड ऑन ऑल द मैटर्स, बट बहुत ही बढ़िया, आप सब बच्चों ने पढ़ा हुआ 184, बहुत अच्छी बात है। यू हैव अ ड्यूटी टू डिसाइड ऑन ऑल द मैटर्स, बट इफ एनी मेंबर is a director of any company and is interested in the matter before SEBI, समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? कि आज सेबी का मैं मेंबर हूं, शुभम शुक्ला जैसे मेंबर ऑफ सेबी मैं बन गया, मैं पार्ट टाइम मेंबर हूं। आई एम ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, और सेबी के समक्ष कुछ ऐसा मैटर आया जिसमें मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है, एंड मैं तो इंटरेस्टेड हूं ना, बिकॉज इसमें किसी प्रकार से मेरी कंपनी इन्वॉल्व है, सो आई एम इंटरेस्टेड। तो ऐसा कहा है, इफ एनी मेंबर इज अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी एंड इज इंटरेस्टेड इन द मैटर बिफोर सेबी, ही हैज टू member has to disclose the interest and has to disclose the interest, अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है, and not to participate.
और उसके बाद से वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, बट ऑफ कोर्स एक प्रोविजन तो मैं आपको बता सकता हूं, इससे आपको बहुत बढ़िया सी सुगंध आएगी 184 की। 184 ऑफ कंपनीज एक्ट की सुगंध आती है यहां से कि अगर यहां पे, तो ऑफ कोर्स इट्स ऑन अ डिफरेंट एम्बिट, लेकिन कहीं ना कहीं कंसेप्ट तो सेम है कि अगर मान लीजिए आज मैं सेबी के बोर्ड का मेंबर हूं और मेरे सामने कोई ऐसा केस आता है जहां पे मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं और मैं इंटरेस्टेड हूं यार इस केस में, सो द पर्सन हैज टू डिस्क्लोज हिज इंस्टेड कि हे रिमेनिंग मेंबर्स, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मैटर, आई कैन नॉट वोट एंड द पर्सन कैन नॉट पार्टिसिपेट देन। आई थिंक इट्स वेरी लॉजिकल, आई थिंक इट इज वेरी लॉजिकल। यस पीपल, बस 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 यहां पे मैं रुकना चाहता हूं, यहां पर मैं रुकना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने स्क्रीन पे लिखा है ये आपको समझ में आया। मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने स्क्रीन पे लिखा है ये आपको समझ में आया। मैं एक बार वापस क्विक रिकैप करा रहा हूं। अभी ऑफ कोर्स मैंने इतना जूम आउट कर रखा है आपको कुछ दिखेगा नहीं, बट सबसे पहले हमने देखा सेबी एक्ट के बारे में। आप सुनो मेरी बात को, जो भी बच्चे घर पे देख रहे हैं मुझसे पहले रिपीट करते रहो। अभी फेस टू फेस बैच होता तो ऐसे आप लोग चीखते चिल्लाते यहां पे, तो घर पे चीखो चिल्लाओ यारो एकदम केयरफुली कि सेबी एक्ट की जो बात कर रहे हैं, तो सेबी एक्ट कब आया था? 30 जन 1992 में। ओके, सेबी एक्ट आया था, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। thereafter इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं, PPR, टू प्रोटेक्ट, to promote, to regulate. To protect whom? Investor. To promote what? Securities market. To regulate what? Securities market. Very easy. एक और ऑब्जेक्टिव था इसका कि सब एक्ट्स को कंसोलिडेट करना, एक ऑब्जेक्टिव था इसका। बहुत बढ़िया, आसान। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सेबी के ऊपर। सेबी के बारे में 3 ईयर कौन से जो उसके लिए रेलेवेंट है, मन से बोलो, आई एम टेलिंग यू, आपको याद आ जाएगा। 3 years which are very important for सेबी, 1988, 1992 एंड 1995। 1988 में वो एक्चुअली स्टेब्लिश हुआ, 1992 में उसका एक्ट आया तो उसको लीगल मैंडेट मिला, एंड 1995 में उसको बहुत सारे स्टैट्यूटरी पावर्स दिए गए बाय एन अमेंडमेंट। वंडरफुल। उसके बाद में वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, दैट्स अ वेरी इजी पॉइंट टू गो फॉर। देन आते हैं बोर्ड पे, जो हमने केयरफुली पढ़ा। बोर्ड के मेंबर्स पे, तो देयर हैज टू बी अ चेयरमैन, देयर हैज टू बी 2 ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 ऑफिशियल ऑफ आरबीआई एंड 5 अदर मेंबर्स, आउट ऑफ whom 3 हैज टू बी एन होल टाइम मेंबर। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, इजी एकदम, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आता हूं, ये जो चेयरमैन है और 5 अदर मेंबर्स, दे हैव टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बट वहीं अगर मैं बात करता हूं इन 2 ऑफिशियल्स की, दे हैव टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ही 2 लोग जो उनके यहां पे काम कर रहे हैं उनको नॉमिनेट करते हैं, जाओ तुम सेबी में काम करो, एंड thereafter 1 person हैज टू बी नॉमिनेटेड बाय आरबीआई। वेरी इजी। फिर आते हैं उनकी क्वालिफिकेशन पे, बहुत खास। ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक आ जाता है क्वालिफिकेशन में। द पर्सन हैज टू बी एन IAS म्हणजे a person of ability, integrity and standing, who has shown problem solving skills in securities market, wonderful, or who has special knowledge and experience in various disciplines. And इसका tenure कितना रहेगा? 5 years. Can he be reappointed? Yes, he or she can very well be reappointed, but up to the maximum age of 65. हमने छोटी मोटी और बात पढ़ी कि क्या इनको रिमूव किया जा सकता है क्या? यस, अगर ये अजीब सी आवाज निकालते हैं, कौन सी? इफ एट ऑल, I-U-O-A, इधर आओ, संभालो अपने आपको। I stands for what? If a person has been declared as insolvent. U, a person is what? A person is of unsound mind. O, a person has committed an offense involving moral turpitude. And last is A, if a person has abused his power in 4 circumstances में उसको निकाला भी जा सकता है। सर अगर इनके अलावा निकालना चाहते हैं तो आप 3 मंथ नोटिस या 3 मंथ सैलरी देके निकाल सकते हो। सर कोई व्यक्ति रिजाइन कर सकता है कि यहां से? यस, 3 मंथ रूल अगेन, 3 मंथ का आप नोटिस देके रिजाइन कर सकते हो। सर अगर कभी ऐसा हो चुका है, कि आई एम ए मेंबर ऑफ सेबी और मेरे सामने एक ऐसा मैटर आया है, मेरे समक्ष एक ऐसा मैटर है जहां पे आई एम इंटरेस्टेड, आई एम ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, एंड उस कंपनी से रिलेटेड मैटर आया, उसकी सिस्टर कंसर्न, उसकी होल्डिंग सब्सिडी से रिलेटेड मैटर आया है, क्या करना होगा? आई हैव टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट, एंड देन I cannot participate in the meeting. Are you all with me? Are you all with me? Are you all with me? Yes, people. Wonderful. चलिए। वैसे तो आपके सेशंस थोड़े ज्यादा लूंगा, ये पूरा मैं आपको लिखवाऊंगा भी सही, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही लूंगा आपके लिए। आप बच्चों को एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, वो आपने ईमानदारी से करके कल आना है। मैंने आपको जैसे कि वादा किया है, आपके नोट्स का एक एक वर्ड मैं आपको क्लास में रीड करवाऊंगा। ये बात तो तय है, मतलब इट गोज अनसेड कि वो तो मैं कराऊंगा इसे ही, बट इट गेट्स रियली मोनोटोनस अगर मैं उसको डायरेक्टली करा दूं तो द स्ट्रैटेजी गोइंग टू बी क्वाइट डिफरेंट। अब आप यारों ने क्या करना है, आप सबने यहां से लेकर मैं बताऊं कहां तक, फर्स्ट सेकेंड डेफिनेशंस आप आंखें बंद करके पढ़ लेना, ठीक है? डेफिनेशंस का लोड मत लेना, डेफिनेशंस को आप चाहें तो स्किप कर सकते हो। मैं बताऊं कहां तक पढ़ोगे आप,
यहां तक, 7th सेक्शन तक, यहां से लेकर यहां तक आप मार्क कर लीजिए अपने नोट्स में, यहां से यहां तक लेकर आपको रीड करना है, एंड देयर आफ्टर यू हैव टू कम फॉर टुमारोज लेक्चर. Is that doable, people? I'm telling you now, you have to develop a manner of reading in which you'll fall in love with law subjects. You'll fall in love with law subjects. I'll tell you, मतलब एकदम slightly about myself, जैसे कि बता रहा था, 2014 में I completed my CS, 2015 में I completed my chartered accountancy, 2016 में I completed my LLB from ILS Law College, and 2017 में I completed my LLM. तो लॉ से इतना प्यार जो कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव डन सर्टेन 9 सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज इन लॉ ओनली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, साइबर लॉ, ऐसा. लॉ से इतना आपको लॉ से प्यार हो जाएगा अगर आप सही तरीके से उसको पढ़ोगे तो. अब आपने क्या किया, आपने एक स्ट्रक्चर देखा है, एंड नाउ यू आर बाय योरसेल्फ गोइंग टू रीड इट. यहां से यहां तक मैं आपको कह रहा हूं ना, आप दीवाने हो जाओगे. फिर कल जब हम साथ में इसको यहां से यहां तक रीड करेंगे, देन इट विल बी क्रिस्टल क्लियर, एंड फिर हमारे चैप्टर का थोड़ा पेस भी बढ़ेगा, थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, एंड हम उसके बाद में चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. क्लियर है? एक बालिका कह रही है कि उसके पास में बुक नहीं है, सो विल इंश्योर कि तब तक आप तक नोट्स पहुंच जाए. सो डोंट वरी अबाउट इट, आई इंश्योर कि आप तक नोट्स पहुंच जाए जिन बालकों के पास नोट्स नहीं है. बाकी जिनके पास नोट्स है, आ रहा हूं, यहां तक आपने पढ़ना है, यहां तक आपने पढ़ना है, एंड देयर आफ्टर यहां तक आपने पढ़ना है, एंड देयर आफ्टर आपने नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना है. चलेगा? एंड एस फॉर द टाइमिंग यू डू नॉट हैव द नोट्स, आप मॉड्यूल से रीड कर सकते हो. मतलब मॉड्यूल में भी कहां तक कि 7 तक. मॉड्यूल से भी अगर आप पढ़ना चाहेंगे ना, तो मॉड्यूल से आप पढ़ सकते हैं. आई एम नॉट एबल टू हाईलाइट इन द मॉड्यूल, पर मॉड्यूल में भी यहीं तक 7 तक. ठीक है? ये आपको दिख रही है हेडिंग यहां तक. हाँ, मॉड्यूल में मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूं. ये यहां तक आपको पढ़ना है मॉड्यूल के अंदर. तो इफ यू नॉट हैव द नोट्स, मॉड्यूल से पढ़ लो, बट आई बिलीव यू विल हैव द नोट्स. इज दैट डूएबल पीपल? इज दैट डूएबल? जस्ट टेल मी, इज दैट डूएबल? इज दैट डूएबल? यस. तो यारों, क्या करना है? तो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन. इट्स अ स्मॉल सेशन. मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली सेशन का जो समय है वो बढ़ाऊंगा. वंस वी गेट अकस्टम, मैं आपको इतना वादा करता हूं फर्स्ट सेशन के एंड में कि जब तक हमारा लास्ट सेशन होगा ना, आप दीवाने हो जाओगे. यू विल फॉल इन लव विद दीस टॉपिक्स. दैट इज समथिंग आई कैन अश्योर यू. ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन. ये जो पूरा चार्ट है ना, ये मैं आपको ड्रॉ जरूर करवाऊंगा, बट अभी नहीं करना है आपको. सही समय पे मैं ड्रॉ करवाऊंगा. दिस इज अ फर्स्ट चार्ट. इस प्रकार के कुछ चार्ट्स बनेंगे सो दैट एग्जाम के एक दिन पहले आपके लिए रिविजन के लिए बहुत अच्छा होगा. बट अभी तो हमने शुरुआत ही किया है, धीरे धीरे आगे बढ़ने देते हैं. I would sincerely request you people to read it down and attend tomorrow's lecture. Okay, so that'll be all from my side. Thank you so much for your nice patience. I'll see you people tomorrow. Thank you.